हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियों और दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। संविधान सभा की स्थिति, संगठन एवं कार्यकरण के संबंध में कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी हुई कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी, और क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मकता पर संदेह व्यक्त किया गया था, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इस प्रकार के जनमत संग्रह के बाद ही उसे पारित समझा जाता। उनके अनुसार क्योंकि संविधान को जनमत संग्रह के अंतर्गत जनता से अनुसमर्थित नहीं कराया गया, इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की आलोचना में कोई सार नहीं। वस्तुतः व्यवहारिक कारणों से ही जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था, जिसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता हो, अत्यधिक कष्ट और व्यसाध्य होती। ये बात भी नितांत स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार का जनमत संग्रह करवाया भी गया होता तो उससे संविधान के स्वरूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में किसानों और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग कृषक है। दूसरी तरफ यह संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया है। यह विवाद बढ़ाएगा और वकीलों का स्वर्ग होगा, अर्थात उन्हें लाभ पहुंचाएगा। किंतु इस आलोचना में कोई सार नहीं, क्योंकि और उसके निर्माण में कानून के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारूप समिति द्वारा किया गया। इस समिति में डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। इन सबका प्रशिक्षण विधि शासन एवं सामान्य विधि विषयक धारणा पर आधारित ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार ही हुआ था। अतः संविधान की संरचना के प्रति इनका दृष्टिकोण नियमनिष्ठ, औपचारिक एवं उदारवादी था। संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में ग्रैनविल आइंस्टीन के विचार। संविधान निर्माण में अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना करने के बजाय ग्रैनविल आइंस्टीन के इस विचार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया। इस श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में 3 बातें हैं: सहमति से निर्णय, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चयन की कला। सहमति से निर्णय, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चयन की कला। सहमति से निर्णय। भारत के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का ज्ञान था कि वह महज कोई दस्तावेज नहीं बना रहे, वरन एक संविधान का निर्माण कर रहे हो। इसलिए उनके द्वारा बहुमत निर्णय को नहीं, वरन आम सहमति से निर्णय को अपनाया जाना चाहिए। सहमति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाए गए। पहला, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में संविधान की प्रत्येक धारा पर खुलकर वाद विवाद होते थे। इन बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर, के अयंगर जैसे गैर कांग्रेसी प्रतिभाओं को भी आमंत्रित किया जाता था। द्वितीय, संविधान निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समितियों में विभिन्न समुदायों, हितों और वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में उन व्यक्तियों को भी समिति में लिया गया था जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्माण के कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्यों में से केवल एक प्रमुख कांग्रेसी श्री मुंशी थे और इस समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जो अब तक कांग्रेस का कटु आलोचक रहा। संविधान सभा और सभा की समितियों की बैठकों के अंतर्गत बहुमत की जीत के स्थान पर एक दूसरे को समझाने बुझाने की प्रवृत्ति अपनाई गई। जिन सुझावों और संशोधनों को अस्वीकृत किया गया, उन्हें अस्वीकृत करने के कारण बताए गए।
जिससे कोई सदस्य अनुभव न करे कि उसके सुझाव का निरादर किया गया। एम.वी. पायले ने इस संबंध में लिखा है कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिला, आलोचना के प्रति सहनशीलता अपनाई गई, लंबे वाद विवाद के प्रति असंतोष नहीं दिखाया गया, अपने विचार दूसरों पर लादने एवं शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। यह एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर भारतीय लोग गर्व कर सकते हैं। संविधान निर्माण में सर्वसम्मति की जिस पद्धति को अपनाया गया उसके प्रमुख उदाहरण है संविधान के संघीय और भाषाई प्रावधान तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यवस्थाएं। संविधान सभा ने भारत के संघीय ढांचे पर 1947 की बसंत ऋतु से विचार प्रारंभ किया और नवंबर 1949 तक इस संबंध में विचार चलता रहा। इस संबंध में यह प्रयत्न किया गया कि संबंधित प्रावधान संघ के प्रतिनिधियों और प्रांतीय सरकारों के अधिकाधिक प्रतिनिधियों को संतुष्ट कर सके। ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया कि न तो कोई प्रांत संघ से अलग हो सके और न ही संघ को बनाए रखने का कार्य दमन के आधार पर किया जाए। इस संबंध में उचित व्यवस्था करने के लिए संघीय शक्ति समिति में विभिन्न प्रांतों और रियासतों की राजनीति के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पंत मित्र, टी.टी. कृष्णामाचारी, रामास्वामी मुदालियर को स्थान दिया गया। भाषाई प्रावधान भी सर्वसम्मति से निर्णय के महत्वपूर्ण उदाहरण है। भाषाई विवाद का सर्वसम्मत हल ढूंढने के लिए 3 वर्ष तक प्रयत्न किए गए। सभा की अंतिम बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष श्री प्रसाद ने कहा था कि वे भाषाई प्रावधानों को मतदान के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि कोई हल समस्त देश को स्वीकार्य नहीं है तो उसे लागू करना बहुत कठिन हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई व्यवस्थाएं, संविधान की प्रस्तावना, संसद के संबंध में किए गए प्रावधान भी सर्वसम्मति के आधार पर किए गए निर्णयों के प्रमुख उदाहरण हैं। ग्रेनविल आइंस्टीन के अनुसार 3 तत्वों ने सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेने की सहायता प्रदान की। ये थे संविधान सभा में एकता का वातावरण, आदर्शवादिता का वातावरण और राष्ट्रीय उद्देश्य की विद्यमानता। दूसरा, समायोजन का सिद्धांत। समायोजन के सिद्धांत का आशय ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करने से है जिन्हें अब तक परस्पर विरोधी समझा जाता था। वास्तव में भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण में सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को अपनाया। इसके अनुकूल ही समायोजन के सिद्धांत के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय। सामान्यतः संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था को परस्पर विपरीत समझते हुए यह माना जाता है कि या तो एकात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या संघात्मक व्यवस्था को, लेकिन भारत की अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुकूल संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय को अपनाया गया है। गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की स्थापना 1947 तक यही समझा जाता था कि किसी गणतंत्रीय राज्य के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल के लचीले स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रमंडल की सदस्यता को गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाने के मार्ग में बाधक नहीं समझा गया। इस संबंध में विचार संविधान सभा के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए डॉक्टर B.N. राव ने कहा था कि राष्ट्रमंडल की धारणा का स्पष्टतया विकास होता जा रहा है और वह अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि उसमें गणतंत्रात्मक संविधान वाले राज्य भी अपना स्थान पा सकते हैं। केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय। पंचायत व्यवस्था के संबंध में भारत की अपनी परंपरा रही। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा कुछ अन्य सदस्य संविधान के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। उनका सुझाव था कि वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ग्राम पंचायतों और नगर पालिका बोर्डों का निर्माण हो। ये पंचायतें तथा बोर्ड अपने प्रतिनिधि उच्चतर संस्थाओं को भेजे। इस प्रकार संसद की रचना की जाए। दूसरी ओर शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के समर्थक नेहरू और अन्य संसद का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चाहते थे और दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांतों के बीच भी समन्वय स्थापित किया गया। उपयुक्त दोनों ही सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए उन्हें शासन के अलग अलग स्तरों पर लागू किया गया। संघ तथा प्रांतीय सरकारों के संबंध में केंद्रीयकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया। प्रांतीय सरकारों के नीचे के स्तर पर भी केंद्रीकरण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस संबंध में व्यवस्थापन का कार्य प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के क्षेत्राधिकार में रखा गया। इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पंचायत व्यवस्था को स्थान दिया गया। तीसरा, परिवर्तन के साथ चयन की कला। इसके साथ ही संविधान निर्माण का कार्य परिवर्तन के साथ चयन की कला के आधार पर किया गया। संवैधानिक सिद्धांतों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 1947 में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना संभव नहीं था। संविधान निर्माता अच्छे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे, अतः उन्होंने विदेशी संविधान की उन धारणाओं और व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया जो उन देशों में सफल रही और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस संबंध में विशेष बात यह है कि विदेशी संविधानों से सोच विचार कर ग्रहण किया गया है।
जो कुछ ग्रहण किया गया उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया और इसे संविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और भारतीय संविधान का गुण कहा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।